नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है, कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। किसी सन्यासी ने अपनी एक कुटिया बनाई, अपना एक आश्रम बनाया। वो कहता था आश्रम मैंने बनाया, ज्ञान मैंने अर्जित किया, त्याग मैंने किया है। और एक दिन उसके आश्रम में एक गाय घुस आई, और वो गाय उसके आश्रम के जो फल फूल थे उन्हें खाने लगी। उसे बहुत क्रोध आया। उसने एक छड़ी ली और उस गाय की पिटाई की, और पिटाई ऐसे की कि गाय घायल हो गई और मर गई। एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा था और वो कहता है कि आप सन्यासी हो और आपने एक गाय को मार दिया, गौ हत्या का पाप। सन्यासी कहता है
इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है करने वाला स्वयं भगवान है, मैं नहीं। ये उसी की इच्छा थी, ये परमात्मा लीला है। क्या मेरे हाथ उसकी मर्जी के बिना चल सकते थे? जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है। आश्रम मैंने बनाया, ज्ञान मैंने अर्जित किया, त्याग मैंने किया, और गाय भगवान ने मारी। असफलता हुई, सुख मिला, मैंने अर्जित किया। दुख हुआ, कोई और। अच्छा हुआ, मेरा भाग्य, मैंने किया। बुरा हुआ, भगवान ने किया या किसी और ने किया। जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना, कोई और। जीवन में खुशी, आनंद, सुख, मैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। उमंग उत्साह खत्म हो गया, पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा, कोई और। बहुत उमंग उत्साह है, बहुत खुशी है, मेरी वजह से। त्याग मैंने किया, आश्रम मैंने बनाया। त्याग मैंने किया, शास्त्र मैंने पढ़े, और गाय जो मारी वो किसने मारी? वो भगवान ने मारी। आज सुबह की साकार मुरली। तुमने जो करतूत की है वो सामने आएंगे। करतूत क्या होता है? करतूत के 3 अर्थ है। पहला कर्म, दूसरा निंदनीय कर्म, और तीसरा हुनर। निंदनीय कर्म, लज्जापूर्वक जो कर्म है वो कर्म। तुमने जो करतूत किए वो साक्षात्कार होंगे, सामने आएंगे, पश्चाताप करोगे। खोटे कर्म अर्थात आज सुबह की मुरली पर परिभाषा क्या है खोटे कर्म की? सुबह की साकार मुरली खोटे कर्म की परिभाषा, लास्ट लाइन मुरली की। बुद्धि जब लटकती है धूल छाई में, तब उसे कहा जाएगा खोटे कर्म। धूल छाई अर्थात वर्थलेस थिंग्स, अनावर्थक, अनावश्यक, व्यर्थ जो चीजें हैं उसमें बुद्धि अटकी हुई है, वो है व्यर्थ, खोटे कर्म। तो हम देख रहे थे अपने भीतर ऊर्जा को कैसे बढ़ाए। प्राण ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति, संजीवनी शक्ति, लाइफ गिविंग एनर्जी। सबसे पहला आलंबन हमने जो लिया वो था शब्द, और आशा है कार्य प्रगति पर होगा। शब्दकोश को बढ़ाना है, शब्दकोश को बढ़ाना है। तो पहला आलंबन लिया शब्द, दूसरा आलंबन लिया श्वास। बीच बीच में श्वास को देखते रहना है। श्वास की गति, मेरे श्वास की गति का मुझसे अधिक और किसी को पता नहीं है। ये मेरी सामान्य गति है। इसलिए सारे दिन भर में जब भी गति में परिवर्तन होगा तो समझ लेना मन में विकार जगा है। अंतर्मन में विकार जगते ही श्वास की गति में परिवर्तन होता है। श्वास विकारों से जुड़ा हुआ है, श्वास सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है।
तीसरा आलंबन हमने लिया संवेदना। शरीर पर जो सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं उसका संबंध किससे है? सबकॉन्शियस माइंड से। डायरेक्ट कनेक्शन है। कल की मुरली थी निंदा और स्तुति में समान। इसकी ही विधि है अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को साक्षी होकर देखते रहना। सारा कार्य इस शरीर में ही करना है, बाहर कुछ करना ही नहीं है। जिसने अपने शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से देखने का अभ्यास कर लिया, धीरे धीरे वो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को भी समता से देखने लगता है। अनित्य बोध से समता को पुष्ट करना है। जो जो संवेदना है वो सभी कैसी है? अनित्य है। अभी भी आई, अभी भी चले गई। अभी भी खुजली हो रही है, साक्षी भाव से देखा, थोड़ी देर में अब नहीं है। यहां दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में नहीं है। सर्दी, गर्मी, ठंडी, खुजली, कंपन, कुछ भी, सभी प्रकंपन, सभी संवेदनाएं अनित्य है। इसलिए तीसरा आलंबन हमने लिया संवेदना का। चौथा आलंबन हमने लिया प्रकंपन का, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, वाइब्रेशंस। और हमारे अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कल हमने कुछ विधियां देखी। पहली विधि आभार, अहोभाव, धन्यवाद का भाव, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की एटीट्यूड। जैसे ही धन्यवाद का भाव हमारे अंदर पनपता है, पॉजिटिव थॉट्स अंकुरित होने लगते हैं, तेजी से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा हमने देखा प्रेम। प्रेम ऊर्जा है, प्रेम शक्ति है, हमारे प्रकंपनों को तेजी से बढ़ा देता है। तीसरा हमने देखा उदारता, उदार चित्त। चौथा हमने देखा डिक्लटर, अपने कमरे को साफ करना, स्वच्छ करना, सुंदर बनाना, अपने वातावरण को, वायुमंडल को। अगला मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे वाइब्रेशंस तेजी से ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद में ब्रेथ वॉक, प्राणायाम, हमारे वाइब्रेशंस तेजी से ऊपर चले जाते हैं। पूरे शरीर में प्राण शक्ति स्पंदित करने लगती है, स्पंदन होने लगता है। उसके बाद में हमने देखा भोजन, हाई वाइब्रेशनल फूड। जितने वाइब्रेशंस हमारे, जितना भोजन हमारा हल्का होगा, उतने हमारे वाइब्रेशंस तेजी से ऊपर चले जाएंगे। व्हाइट शुगर हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से नीचे लाता है। व्हाइट शुगर, जो चीज जितनी नेचुरल स्वरूप में है, प्राकृतिक रूप में है, जिसमें सूरज की ऊर्जा है, ट्रैप्ड लाइट, जितनी हरी चीजें हैं, उसको कहा जाता है ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड, खून की मात्रा यदि कम हो जाए और उसको बढ़ाना है शरीर में, व्हीट ग्रास जूस तेजी से खून को बढ़ाएगा। डॉक्टर एना विगमोर, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस महिला ने, केवल एक ही चीज के लिए, व्हीट ग्रास जूस। भारत आई थी कई समय पहले, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, बहुत सारे मरीजों को ठीक किया, कैंसर, व्हीट ग्रास जूस से। केवल दिन में कई बार व्हीट ग्रास जूस। ट्रैप्ड लाइट है उसमें। एक गाय, एक भैंस, बकरियां, ये सब क्या खाते हैं? घास। हाथी क्या खाता है? प्रोटीन कहां से मिलता है? इतना विशाल का है हाथी। चिंपैंजी, चिंपैंजी देखा?
बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। चिंपैंजी क्या खाता है? घास। शक्ति है उसमें। तो जिसमें ट्रैप्ड लाइट है, सूरज की ऊर्जा, ऐसा भोजन हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और जो जितना प्रोसेस्ड है हमारी ऊर्जा को कम करेगा। पर कल हमने ये भी देखा था, बैलेंस दोनों ही चाहिए। अगला हमने देखा क्षमा करना। घृणा का भाव हमारी ऊर्जा को कम करता है। किसी एक व्यक्ति के लिए मन में घृणा इतनी ज्यादा भरी हुई है जो हमारे एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, खींच रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। पर जीवन में उदासी का कारण ही वो है जिसके लिए हम दिखाते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा प्यार है और सबसे ज्यादा सम्मान है। शायद वही व्यक्ति है जिससे ज्यादा हम घृणा करते हैं, पर उसे बता नहीं सकते। पर अंदर नफरत है। ऊपर से दिखाते हैं हम उसके लिए कितनी केयर करते, कितना प्यार है, पर अंदर घृणा भरी है, नफरत। आज संसार इतना दुखी क्यों है? आज सुबह की साकार मुरली, बेचारे कितने दुखी है। सुबह की साकार मुरली, बेचारे कितने दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि एक दूसरे के लिए क्या है? नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ईर्ष्या हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से कम कर देती है। तो आज हम कुछ और चीजें देखेंगे जो जिससे हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। साधना का आज का 11वां दिन। इससे पहले कि हम आज की पॉइंट्स देखें, बाबा के आज के महावाक्य, और आज के महावाक्य आज ही की मुरली से है। वरदान, जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाता है, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन न हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। ये रूहानी वाइब्रेशंस, ये व्यर्थ वाइब्रेशंस। रूहानी वाइब्रेशंस दिखाई नहीं देते क्योंकि एक दीवार बीच में आ गई है, एक पर्दा। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो तो डबल सेवा कर सकेंगे। साकार मुरली 23/11/2022। तो क्या करें कि जिससे हमारे वाइब्रेशंस बढ़ जाए? तो सबसे पहला निगेटिव वाइब्रेशंस को हटाना है। निगेटिव वाइब्रेशंस किस कौन कौन से हैं? घृणा, ईर्ष्या, नफरत। ये कैसे माने कि हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है? प्रूफ क्या है? मैं इनसे ईर्ष्या करता हूं, इसका प्रूफ क्या है? उसकी जब स्तुति होती है, सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है, या कोई वो अच्छा कार्य करता है और सारे सब तरफ उसकी जय जयकार होती है, तो इधर क्या होता है? दिल पर सांप लौटने लगता है। ग्रीन मॉन्स्टर, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन मॉन्स्टर। जेलसी के लिए शब्द है ग्रीन मॉन्स्टर। हिंदी में कहावत है छाती पर सांप लौटना। लौटना नहीं, लौटना, लौटना। बेचैनी होती है, आग लगती है, ऐसा लगता है मैं यहां से चला जाऊं, 1 मिनट में यहां नहीं रुक सकता। कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सारे लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है कमेंट करने का। गलत। बेचैनी होगी, हलचल होगी,
वहां रुकने की इच्छा नहीं होगी। ये प्रमाण है किस बात का? ईर्ष्या का। और यदि मुझे किसी से बहुत प्यार है और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, खास काम करता हूं उसके ऊपर, जैसे कोई पहलवान होता है अपने शागिर्द पर कितना काम करता है, और जब वो जीत के आता है तो कैसी खुशी होती है। ये प्रमाण है प्रेम का। उसकी थोड़ी भी स्तुति होती है तो मुझे लगता है मेरी स्तुति हो रही है। ये प्रमाण है प्रेम का, और वो प्रमाण है ईर्ष्या का। तो आज देखना, अगर किसी की स्तुति हो रही है तो मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर हलचल हो रही है अर्थात ईर्ष्या है। तो निगेटिव इमोशंस हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, हीन भावनाएं भी हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। अपने प्रति हीन भावना, ये सब बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था मुझे सेवा पर मत ले जाओ। जब मुझे सेवा पर ले जाते हैं तो असफलता होती है, ऐसा ही होता है। पता नहीं किस नक्षत्र में मैं पैदा हुआ था, जहां मेरे कदम पड़ते हैं गड़बड़ होती है। मेरी जबान ही खाली है। बहुत हीन भावना है लोगों में। एक तरफ तो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार, मैं, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, इच्छा ही नहीं है कुछ। उनको पूछा जाता है किस तरह के विचार आते हैं, सामने से बोलते हैं मरने के, और जो ये बोलता है एक दिन करके दिखाता है। जो ये बोलता है वो करके जरूर दिखाता है। इतनी हीन भावनाएं हो गई है। जीवन में उत्साह तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, खत्म। हर 15 दिन में एक पेशेंट आता है सुसाइड अटेम्प्ट के साथ। वो अलग बात है, वो बच जाता है। हर 15 दिन में एक पेशेंट तो रहता ही है। क्या हो गया? खा लिया कुछ। एक माता है जिसके 3 बेटे, तीनों ही जन्मांध है। एक का डायलिसिस चालू है, अभी भी आता है हफ्ते में 3 बार। दूसरा जो है वो यहाँ माउंट आबू में जितने रेस्टोरेंट्स है शाम को जाता है, वहां गीत गाता है, वो भी जन्मांध है और बहुत अच्छा गाता है। तीसरा है वो जो स्कूल है वहां पे पढ़ाता है, उनकी माता अभी अभी एडमिट हुई थी। इतना ज्यादा मात्रा में पॉइजन ले लिया था, बहुत ज्यादा सीरियस थी, पर बच गई। जब बच गई और उससे पूछा क्यों लिया, उसके पास शब्द ही नहीं, बस रोए जा रही है। सुबह की साकार मुरली, बेचारे बहुत दुखी है। जवान जवान लोग खा लेते हैं कुछ। क्यों? क्योंकि अंधकार दिखाई दे रहा है, आशा की कोई किरण ही नहीं है। इतनी उदासी जीवन में है, उनको कौन से आत्मा और क्या परमात्मा का ज्ञान दिया जाए, उस स्टेज में नहीं है वो सुनने की। इसीलिए ये जो बाबा ने कहा ना, सकाश की सेवा, वृत्ति की सेवा, ये बहुत जरूरी है। इतनी पीड़ा में है लोग, इतने दर्द में है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करना है। और सकारात्मक भावनाएं कहां से आएगी? मुरली से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से। इसलिए इस भट्टी के 3 नियम जो पहले दिन बताए थे, पढ़ना, कंठ करना, पहला कंठ करना, समझना और फिर
उसका स्वरूप बनना, अपने जीवन में आ जाए। वो मुरली के कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हमें याद हो जाए, जैसे आज की मुरली में रूहानी वाइब्रेशंस के आगे व्यर्थ वाइब्रेशंस क्या हो जाता है? दीवार बन जाती है। इस दीवार को तोड़ना है, गिरा देना है। तो सबसे पहले निगेटिव वाइब्रेशंस, निगेटिव भावनाएं, उनसे मुक्त होना है। अपनी पॉजिटिव भावनाओं में निगेटिव भावनाओं को ढूंढना है, कहाँ है, तो ही दिखेगी वो, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये सबसे पहला काम वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए। दूसरा काम वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए निगेटिव रिलेशंस से मुक्त होना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, संबंधों में इतनी कड़वाहट भर गई है, इतनी कड़वाहट है कि वो हमारे वाइब्रेशंस को नीचे ला रही है। 100 लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, एक व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, झगड़ा है उससे, उसका प्रेजेंस हम टॉलरेट नहीं कर सकते एक पल के लिए भी। वो जहां है वहां हम नहीं रहेंगे, इतनी उसके प्रति नफरत है। और वो संबंध इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हमें ही समझ नहीं आ रहा है इसका करना क्या है। अब वो ऐसा बन गया है संबंध कि उसमें इतनी बार इतने 100 लेयर्स है उस संबंध के। कई बार प्रेम है, कहीं नफरत है, कहीं घृणा है, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष है, कभी लड़ाइयाँ है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इतने लेयर्स है। और ऐसे नहीं कि उसको ठीक करने का हमने प्रयास नहीं किया। कई बार उसको ठीक करने का प्रयास किया, सामने बैठे, 2 लोग मिल के बैठे, डिस्कशन किया, पर जब जब डिस्कशन किया सिचुएशन और ही बिगड़ गई, क्योंकि मैं आ गया बीच में। तो जब संबंध इस हद तक खराब हो जाए तो एक ही उपाय है, डिस्टेंसिंग। अलग हो जाओ थोड़े समय के लिए, नो डिस्कशन। पति पत्नी पिछले 5 सालों में इतने झगड़े हुए हैं कि अब उनको ही समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। डिस्टेंसिंग, मनोविज्ञान में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी और साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी। एक दूसरे को थोड़ा सा जगह दो, स्पेस दो, ब्रीथ करने के लिए, श्वास लेने के लिए। जब तक एक ही जगह पर है झगड़े होते रहेंगे। थोड़े समय के लिए 6 महीना 3 मास अलग कर दो एक दूसरे को, एक दूसरे से, ताकि समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है। इतना कंफ्यूजन है रिलेशनशिप्स में। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, इसलिए बात करना बंद नहीं करना है क्योंकि हम गुस्सा हो गए, अपसेट हो गए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप अपसेट हो गए तो मैं आपको मनाने की कोशिश करूंगा, फिर सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर मैं अपसेट होऊंगा तो मेरी अपेक्षा है कि आप मुझे मनाओ। उसमें ये बंधन और ही जरा कंफ्यूजिंग होता है, वो नहीं। प्लैंड डिस्टेंसिंग, प्लैंड डिस्टेंसिंग, बैठ के प्लानिंग करो कि अभी 6 महीना हम दोनों मौन में रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हो सके तो, अदरवाइज साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। घर में एक ही रहेंगे परंतु मौन, नफरत की वजह से नहीं, प्लैंड। रिलेशनशिप को साल्वेज करना है, बचाना है, इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं उतना ज्यादा गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हर डिस्कशन में मैं उभर कर आता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये हमारे वाइब्रेशंस को नीचे लाता है। तीसरा, टॉक्सिक मीडिया, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव फिल्में, नेगेटिव मैगजीन, नेगेटिव बुक्स, वायलेंट मूवीज,
ये सब क्या करता है? वाइब्रेशंस को नीचे लाता है। थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम, ये सब क्या करता है? वाइब्रेशंस को नीचे लाता है। क्राइम पेट्रोल, क्राइम सतर्क, सस्पेंस, थ्रिलर, हिंसा, ये सब क्या करता है? कॉमेडीज, चीप कॉमेडीज। इस समय जो कॉमेडीज है संसार में, वो कोई क्लीन कॉमेडीज नहीं है 1960s, 70s और 80s में जैसे होती थी। अभी जो कॉमेडीज है वो वल्गर कॉमेडीज है। ये सब हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से नीचे लाता है। सॉन्ग्स वर्तमान के, डांस वर्तमान जो में है, ये सारे क्या है? हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से नीचे लाता है। इसलिए ये सारा जंक मीडिया जो है, जंक मूवीज, जंक शोज, जंक रियलिटी शोज, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमें नीचे लाते हैं। कैंसल। न्यूज़पेपर्स, न्यूज, जितना काम का है उतना पढ़ लिया। ब्रह्मा बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हिंदुस्तान टाइम्स आता था उस समय दिल्ली से आबू में। बाबा को पूछा जाता था, बाबा क्या पढ़ रहे हैं? बाबा कहते थे, रावण की प्लानिंग देख रहा हूं क्या हो रही है। यही एक पर्पस है न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि रावण प्लानिंग क्या कर रहा है विनाश की, और हमें और ज्यादा प्रकाश किसको देनी है। बस। अगला, जंक फूड, लो वाइब्रेशंस फूड। जितना जो प्रोसेस्ड है, जितना जो पकाया हुआ है, वो हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से नीचे लाता है। व्हाइट शुगर वाइब्रेशंस नीचे लाता है। सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमकीन। कल हमने कहा हमको टेस्ट चाहिए, शुगर भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, दोनों का बैलेंस रखना है। पर हम देखते हैं कोई लोग होते हैं, खाने से पहले ही वो होता है ना नमक का, वो पहले ही डालते हैं। मिर्ची, टू मच चिली, जब तक भोजन होने के बाद करके नहीं निकलते तब तक बेचैनी होती है। ये सब वाइब्रेशंस को लो करता है। इसलिए जितना हो सके हाई वाइब्स फूड लेना है। वो कौन कौन से है? पहला, फ्रूट जूसेस। दूसरा, वेजिटेबल्स जूसेस। तीसरा, अंकुरित। चौथा, स्मूदीज बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए। खजूर भिगोने की आवश्यकता नहीं है, काजू भिगोने की आवश्यकता नहीं है, कम भिगोना, 15 मिनट 20 मिनट। उसकी एक चार्ट है, किसको कितना देर भिगोना है, वो हम ग्रुप में भेज देंगे। हर चीज को कितना देर भिगोना है। उसके बाद है सीड्स, बीज। ऐसी ये 5 चीजें। उसके बाद में नेक्स्ट, जिससे हमारे वाइब्रेशंस तेजी से बढ़े, वो है स्थान। जैसे मधुबन है। मधुबन एक बहुत हाई एनर्जी फील्ड है। सेंटर बहुत हाई एनर्जी फील्ड है। मंदिर बहुत हाई एनर्जी फील्ड है। तीर्थ स्थान बहुत हाई एनर्जी फील्ड है। प्राकृतिक स्थान बहुत हाई एनर्जी फील्ड है। नदियां, समंदर, आकाश का, पहाड़, झरने, ये सारी जो एरियाज है, यहां पर एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा का क्षेत्र, जंगल, पत्थर, हाई एनर्जी फील्ड, चट्टाने, हाई एनर्जी फील्ड, पेड़, सबसे ज्यादा पेड़। ये जो ट्री होते हैं ना, इनमें 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। जैसे हम में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। एक स्थूल शरीर और एक इलेक्ट्रिसिटी शरीर, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, इथेरियल बॉडी, बायो एनर्जी बॉडी,
बायोप्लाज्मिक बॉडी, ऐसे अलग अलग नाम है। उसी तरह कारण शरीर, अव्यक्त शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऐसे नाम है। उसी तरह झाड़ में भी दो शरीर, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है। एक लकड़हारा पहुंचता है झाड़ के पास, साइंस ने प्रयोग किए, जैसे लकड़हारा पहुंचता है झाड़ को काटने के लिए, झाड़ अंदर से कपता है, रोता है। जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने झाड़ पर कितने प्रयोग किए। और आप झाड़ के पास जाओ प्रेम करने के लिए, उसको गले लगो, तो झाड़ भी आपसे प्रेम करता है, उसके प्रकंपन बदल जाते हैं। योगी जन तपस्या कहां करते थे? झाड़ के तले, प्रेम के वाइब्रेशन से। वो झाड़ भी उनके वाइब्रेशंस बढ़ाता था। बुद्ध का जन्म हुआ झाड़ के नीचे। बुद्ध ने पहली शिक्षा दी सारनाथ, झाड़ के नीचे। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे प्रथम संबोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध बने। और शरीर कहां छोड़ा? झाड़ के नीचे। सब कुछ झाड़ के नीचे। लुम्बिनी, सारनाथ, बुद्ध गया, और शरीर कहां छोड़ा? कहां? ढूंढ के लाओ, कल ढूंढ के लाओ। तो झाड़ में एक डिफरेंट बायो एनर्जी फील्ड होती है। झाड़ को हाथ लगाना, झाड़ को स्पर्श करना, झाड़ को गले लगाना, झाड़ के नीचे बैठना, झाड़ से बातें करना, वृक्ष से बातें करना, प्रेममयी बातें, उससे एनर्जी एक्सचेंज करना, उससे अपने सुख दुख की बातें शेयर करना। दुनिया वालों के पास तो समय नहीं है। ट्री हगिंग अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्री हगिंग, विदेश में रिट्रीट्स होती है, जंगल में लोग जाते हैं, 100 लोग, और हर एक को एक एक झाड़ दिया जाता है, और एक एक झाड़ उसका दोस्त बनता है, वो उसको हक करता है, उससे बात करता है। पेड़ों से प्यार, पीपल के वृक्ष से प्यार, बुनिया, हर प्रकार का वृक्ष। और वहां बैठ के क्या सोचना, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। वहां बैठ के पेड़ ना अपना फल खाता है, नदी ना अपना जल पीती, सद्गुण अवगुण, उससे बात करना, कितना निस्वार्थ है वो पेड़, और आप में वो गुण आने लगेंगे। केवल पेड़ नहीं, नदी, समंदर, स्पेंड टाइम पेड़ों के साथ। ये हमारे वाइब्रेशंस को क्या करेगा? तेजी से ऊपर कर देगा। और वहां फिर ज्ञान को जोड़ो। मैं कौन हूं? तना हूं। मैं कौन हूं? जड़ हूं। मैं कौन हूं? मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं। मैं कौन हूं? सबकी पालना करने वाला हूं। मैं कौन हूं? संडे की मुरली, सबकी रूहानी पालना करने वाला हूं, सबको एनर्जी देने वाला हूं, सबको शक्ति देने वाला हूं। एक एक पत्ते से मेरा कनेक्शन है। मैं ये नहीं कह सकता ये इस धर्म की आत्मा है, ये उस धर्म की आत्मा है। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूं। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम। तुम जैसे ये पेड़ उदार है, वैसे मैं भी उदार हूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से पूछते, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें क्या बनना है? एक पौधा बनना है, या वटवृक्ष बनना है जिसकी छाया में असंख्य आत्माएं आश्रित होंगे, अनेकों को छाया मिलेगी, अनेकों को राहत मिलेगी? क्या बनना है तुमको? डरते क्यों हो? वो कुशीनगर, राइट। वर्तमान समय कुशीनगर में बुद्ध का जो केंद्र है, उसमें इतने पावरफुल प्रकंपन है। जहां बुद्ध ने शरीर छोड़ा, वहां जो बौद्धि भिक्षु है, वो खास उन्होंने कुशीनगर को चुना अपनी साधना के लिए, क्योंकि बुद्ध ने वहां शरीर छोड़ा है। वहां बैठकर घंटों घंटों तपस्या करते हैं कुशीनगर में। तो क्या कह रहे थे हम? नहीं,
हाई वाइब्रेशंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को एक कप देते हैं जिसमें चाय है, और उनसे पूछते हैं ये जो चाय है ना, तो वहां एक मक्खी आके बैठती है। तो कहते हैं अगर तुम मक्खी हो तो क्या करोगे? तो कहता है मैं जो ये चाय है ना, ये जो इसका मार्जिन है, इस पे गोल गोल घूमूंगा। स्वाद, आज कहा ना, ज्ञान का स्वाद सो रहम दिली का स्वाद। तो उससे पूछते हैं क्या करोगे? वो कहते हैं, तो कहते हैं ये अंदर की चाय नहीं पीना चाहोगे? वो कहता है नहीं, मुझे डर लगता है चाय में कूदने से। वो कहते हैं ये जो चाय है ये प्रभु प्रेम की चाय है, इसमें अगर तुम डूब जाओ तो डूबोगे नहीं, कूद जाओ तो, क्योंकि ये अनंत है, अविनाशी है। इसलिए वटवृक्ष बनो जिसकी जो अनेकों को आश्रय दे। तो वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? वॉक इन नेचर, प्रकृति में अकेले में घूमना है, गार्डन में अकेले में घूमना है, फूलों को देखना है, बगीचे में घूमना है, झरना है वहां थोड़ी देर बैठना है। ये सब हमारे प्रकंपन को तेजी से बढ़ा देगा। नेक्स्ट, म्यूजिक। म्यूजिक हमारे प्रकंपन को क्या करता है? बढ़ाता है। पर कौन सा म्यूजिक? दो म्यूजिक है, एक मनुष्य का और एक प्रकृति का। जो प्रकृति का म्यूजिक है, निसर्ग का, पंछियों, मधुमक्खी, पंछी, कोई भी, या बैलों के गले में जो घंटियां होती है, उसका म्यूजिक, उसका संगीत, वो साज, और उसमें एकाग्र हो जाना, बैठ जाना और आंखें बंद करके केवल उस संगीत को सुनना थोड़ी देर के लिए। ज़ेन में कहते एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली, वो है अनाद अनाद। उससे हमारे प्रकंपन तेजी से बढ़ जाएंगे। उसके बाद में हमें अपने प्रकंपन बढ़ाने हैं तो अपने शरीर को टॉक्सिन से मुक्त करना पड़ेगा, अपने शरीर को मल से मुक्त करना पड़ेगा, अपने शरीर को म्यूकस से मुक्त करना पड़ेगा, अपने शरीर को जहर से मुक्त करना पड़ेगा, अपने शरीर में जो विषाक्त द्रव्य है उससे मुक्त करना पड़ेगा। उसकी क्या विधियां है? उसकी कुछ विधियां है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक शरीर में मल है तब तक योग लग नहीं सकता ठीक से। मेडिटेशन के लिए, राजयोग के लिए एक क्राइटेरिया है क्लीन स्टमक। क्लीन स्टमक। हमारे आंतों में जो चिपका हुआ मल है वो क्या करता है? दिमाग में भारीपन लाता है। भोजन, पेट और मन एक ही है, तीनों। भोजन ही पेट है, पेट ही मन है। जब तक यहां पर आंतों में मल भरा है तब तक हल्कापन कभी भी नहीं आ सकता। तो हमने अपने शरीर में बचपन से या द्वापर से इतनी चीजें डाली है कि इतना कचरा उसमें भरा हुआ है, जब तक ये कचरा साफ नहीं होता तब तक हल्कापन नहीं आएगा। और उसकी 2-3 विधियां है। पहली विधि, ग्रीन जूसेस। ग्रीन जूसेस, लौकी, खीरा, पुदीना, करेला, कुछ भी जो भी ग्रीन है, ये ग्रीन जूसेस छोटी आंतों को साफ करता है। दूसरा, एनिमा। एनिमा बड़ी आंतों को साफ करता है। शुरुआत में ये सब चीजें आवश्यक है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर इन सब में से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में म्यूकस रहा ही नहीं। पर अभी जो हमारा अतिरिक्त वजन है वो सब फॉल्स वेट है, चर्बी जमा है शरीर में। हमें मसल्स चाहिए, चर्बी नहीं।
फैट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मसल्स। मसल स्टोर एनर्जी। मसल्स में क्या स्टोर होता है? एनर्जी। एंड फैट स्टोर्स लस्ट। चर्बी में वासनाएं छिपी रहती है। इसलिए ये जो डिटॉक्स प्रोसीजर है, ये केवल वजन घटाने की प्रोसीजर नहीं है। जो निगेटिव विचार है, निगेटिव संस्कार है, जो टॉक्सिन्स है, जो थकावट है, उसको हटाने की प्रोसीजर है। तो इस मार्ग में शुरुआत में एनिमा मस्ट है। हो सके तो सुबह एक बार, शाम को एक बार। और स्पेशली जो लोग कुक्ड खा रहे, उनके लिए तो कंपलसरी समझ लो। क्योंकि जो शरीर में अगर बीमार नहीं होना है, बड़ी बड़ी बीमारियां हम चाहते हैं नहीं आए, तो फिर वो सब निकालना पड़ेगा बाहर। कई लोग एनीमा का नाम सुनते ही मुंह चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशंस। ये हम नहीं करेंगे, ये सब गंदगी है ये। पर जो गंदगी तुम्हारे भीतर है, वो तभी पता चलेगा कितनी गंदगी है, जब वो निकलेगा अंदर से बाहर। तीसरा, फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कम से कम चालू कर सकते, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, जैसे अपने शरीर को सूट होता है वैसे। अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर हमने आज तक कभी भी नहीं किया है, तो खाली 6 घंटे से चालू करो, फिर 8 घंटा, फिर 10, फिर 12, फिर 14। जैसे जैसे ग्रिप आती जाएगी, आगे आगे बढ़ाना है उसको। हमें केवल डालना पता है, पर वो पच रहा है कि नहीं हमें कुछ खबर नहीं है। वो सब जमा हो रहा है वहां पर, और एक दिन अचानक पता चलता है बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, जोड़ों में इतना दर्द कि अभी ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ढेर सारी बीमारियां एक साथ। कोई भी बीमारी एकदम नहीं आती है। बीमारी की शुरुआत 10 से 15 वर्ष पूर्व चालू हो जाती है। तीसरा, फास्टिंग। अगला, शंख प्रक्षालन, यौगिक क्रियाएं, जलनेति, सूत्र नेति, ये पहले सीखना है, उसके बाद कर सकते हैं। जैसे कहा, ये शुरुआत में आवश्यक है, बाद में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु शुरुआत में जलनेति, सूत्र नेति, शंख प्रक्षालन, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, ये सब चीजें हैं जो हमारे साइनसेस को क्लियर करेगा, सब क्लीन करेगा पूरे सिस्टम को। तो शरीर को स्वच्छ करने की ये सारी विधियां। और एक, जूसेस, रॉ फूड। जिनको फास्टिंग नहीं करना है मत करो, जिनको रॉ फूड नहीं करना है मत करो, जिनको जूसेस भी अच्छा नहीं लगता वो भी मत करो। स्लो डिटॉक्स करो। और स्लो डिटॉक्स है लिक्विड्स से, सब प्रकार के लिक्विड्स। दिस इज सबसे बेस्ट मेथड है ये। जो भी हम खाएंगे लिक्विड रूप में लेंगे, लिक्विड कैलोरीज। इसमें वजन घटने की कोई डर नहीं है। और जैसे कल हमने बताया, सबने अपना अपना वजन चेक किया कल, कितना था? 60। सुशील भाई 60 लिखो। कमलेश भाई वजन आज चेक करना है, कंपलसरी है। हर एक को वजन चेक करना, हर एक को अपना वजन चेक करना है। हमको तेजी से वजन घटाना नहीं है, ना ही तेजी से बढ़ाना है। स्लो डिटॉक्स। लोग क्या करते हैं, नेचर क्योर सेंटर्स में जाते हैं, 15 दिन उपवास करते हैं, 15 दिन जूसेस में 100 किलो वजन सीधा 80 पे ला लेते हैं एक महीने में, बहुत तेजी से। ये नहीं करना है, क्योंकि इससे एक बहुत पेनफुल मेमोरी क्रिएट होती है, दर्दनाक। वो नहीं करना है। धीरे धीरे स्लो डिटॉक्स। टू क्विक, टू हाई नहीं चले जाना है, बहुत धीरे धीरे करना है। जो भी करना है स्लोली 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 करेंगे, बहुत प्यार से, शरीर से प्यार करना है। होले होले, आहिस्ते आहिस्ते, बिट बाय बिट, स्लोली, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, सेफ साइड, शनै शनै। तो ये जब होगा ना तब अच्छा लगेगा। इसलिए डेली वेट चेकिंग होना चाहिए 108 दिन। अभी 108 दिन तो नहीं बचे, 98 दिन। इधर ही वेइंग मशीन लेके आ जाओ, इधर ही वेट जाते जाते रोज एक बार चेक होना चाहिए। और अपनी डायरी में अपना वेट चेक करना है। क्यों? क्योंकि हमको सेफ साइड रहना है। इसीलिए एकदम तेजी से वजन घटना नहीं चाहिए,
स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स नहीं होना चाहिए, स्लोली, परंतु साथ साथ हम लिक्विड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। लिक्विड कैलोरीज में जिस दिन हमको लगा, अब आगे हम ये भी देखेंगे, कैलोरी काउंटिंग का एक चैप्टर आएगा आगे, कि जिस दिन हमें लगा अपने कैलोरीज कम है उस दिन अगले दिन बढ़ा देंगे, बैलेंस। ठीक है, तो ये सारी विधियां है किसकी? अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की। कुछ और भी है, हमिंग करना, भ्रमरी प्राणायाम, उसमें हमिंग होता है। कुछ और भी है, जैसे नहाना। किसमें नहाना? हाँ, तालाब में, नदी में, कुएं में, समंदर में। पर ये सब कहाँ मिलेगा? शहरों में। इसलिए विधि क्या है? सॉल्ट वाटर बाथ। समुद्र में पानी कैसा होता है? खारा। नमक तो हमारे घर में है ही, तो दो विधियां, एक तो नमक लेना, उसको बकेट में डाल देना, घोल लेना, फिर उससे नहाना, फिर स्वच्छ पानी से नहाना। इसको कहते हैं सॉल्ट वाटर बाथ। हमारे वाइब्रेशन तेजी से ऊपर बढ़ते हैं इससे। एक दूसरी विधि, नमक को शरीर पर पहले लगा लेना, थोड़ी देर रुकना और फिर नहा लेना। ये सेकंड विधि, हिमालयन पिंक सॉल्ट। दूसरी विधि मड बाथ, मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी, वो लगा लेना। हिमालयन पिंक सॉल्ट ज्यादा, कोई भी नमक यूज करो, नमक है। उसके बाद में मिट्टी, जिस दिन छुट्टी हो, शाही स्नान, महीने में एक बार मिट्टी लगाओ, धूप में बैठ जाओ, और जब वो सूख जाएगी ना तब उसको हटा दो, और फिर स्ट्रॉन्ग शावर बाथ। तो ये सब भी विधियां है अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।